हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋतुराज सिंह चारण आपका स्वागत करता हूं जय भारत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के जो अपने प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है, मैं आपको बता दूं कि हमारे जय भारत एकेडमी के संस्थान से जो रीट टॉपर रहे हैं गोविंद सोनी, उन्होंने जैसे टॉप किया है, सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दूसरी चीज, मेन जो मुद्दा यहाँ पर यह है कि टॉपर्स कैसे बनते हैं, इसके लिए स्ट्रेटजी क्या रहती है, ये सारी चीजें मैं भी आपको बताऊंगा। हमारे डायरेक्टर सर मनोज सर, भारत सर बताएंगे और खुद गोविंद सोनी जो है आपको बताएंगे कि भाई उन्होंने 148 का जो स्कोर किया है रीट के अंदर, वो टारगेट उन्होंने कैसे अचीव किया, इसके लिए उनकी क्या रणनीतियां रही, क्या प्लानिंग रही, क्या स्ट्रेटेजी रही, ताकि जो भी जो कॉम्पिटिशनर जो है वो उस चीज का लाभ ले सके और कुछ सीखने को मिल सके और वो तरीके अपनाकर जो है अपनी सफलता में चार चांद लगा सके। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले परिचित ये करवाऊंगा कि जय भारत एकेडमी जो है हमारा ऑफलाइन जो है पिछले 10 वर्षों से कंटिन्यू है, जिसके अंदर जो है गोविंद सोनी छात्र हैं और उन्होंने पूरे वर्ष भर यहाँ पर रहकर मेहनत की थी और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ की टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन रखी। और जैसा कि गोविंद सोनी बताते हैं कि सर मेरे को सबसे ज्यादा जो फायदा मिला था वो टेस्ट सीरीज का मिला था। और टेस्ट सीरीज के कारण जब हमने नोटिस किया कि जब ये कंटिन्यूसली जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड इन सारे टेस्ट में जब ये टॉप आते थे, तो मनोज सर ने इस चीज को नोटिस किया और बोला कि चलो गोविंद की काउंसलिंग करते हैं। और फिर इन्होंने हर एक टीचर से, हर एक फैकल्टी से जो है इनको रूबरू करवाया कि कैसे जो है आप और ज़्यादा अच्छे से करके आप जो यहाँ पे जो टॉप रिजल्ट दे रहे हो, आप राजस्थान टॉपर भी आप बन सकते हैं। गोविंद ने इस चीज़ को पॉजिटिवली लिया और इस चीज़ से ये बहुत मोटिवेटेड हुए और वास्तव में इन्होंने इस मुकाम पे पहुंच के दिखाया कि यहाँ के टेस्ट में जब ये टॉपर रह रहे थे और ज़्यादा मेहनत की और आज इन्होंने राजस्थान टॉपर बन के दिखाया। एक और चीज़ से मैं आपको परिचित करवा दूं कि 10 वर्षों से ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ जो है हम इस साल भर के अंदर जो है हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमें इतना प्यार मिला। हमारी जो टीम है, पूरी टीम के अथक प्रयासों से जो है हमने एक वर्ष के अंदर अंदर ही जो है 85,000 लोगों का परिवार जो है जय भारत एकेडमी का है। और मनोज सर का मेन टारगेट ही ये है कि 159 के अंदर ये जो कोर्स सेल कर रहे हैं, आप खुद सभी जानते हैं कि ये कोई फी क्राइटेरिया नहीं है। 159 इज नॉट ए फी। ओके, तो इनका मेन मुद्दा जो है मनोज सर है, भारत चंदेल सर है, तो इनका ये है कि भाई राजस्थान के अंदर जो हर कोने कोने तक जो हर एक सामान्य, एक साधारण परिवार का, एक गरीब तबके का जो बच्चा है वो भी शिक्षा से वंचित ना रहे। और हर जगह से, राजस्थान के कोने कोने से, इवन मनोज सर का और भरत सर का ये मुद्दा है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर क्या, तहसील लेवल क्या, राजस्थान के हर गांव में जो है हमारे जय भारत परिवार का जो है बंदा जो हमसे जुड़ा है, वो आने वाली वैकेंसीज में जो है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड टीचर बने, चाहे वो वीडीओ ग्राम विकास अधिकारी बने, चाहे वो कांस्टेबल बने, हर शहर में, हर गांव में जो है हमारे परिवार का मेंबर हो। ये टारगेट लेके ये जो है मेन बेसिक जो है इनका फंडामेंटल है और इसको हम जरूर सार्थक जो है साबित करेंगे। और इसके लिए हमारी पूरी टीम तैयार है, तत्पर है। और अब मैं जो है आपको परिचित करवाऊंगा गोविंद सोनी से। ये आपको बताएंगे अपनी स्ट्रेटजी के बारे में कि इन्होंने किस तरह से मेहनत करी और किस तरह से जो है अपना मुकाम हासिल किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोविंद सोनी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोविंद सोनी है और मैंने अब रीट में 148 अंक प्राप्त किए। मैं अपनी इस सफलता का श्रेय मनोज मीणा सर, भरत चंदेल सर और भारत एकेडमी की पूरी टीम को देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पर जब 1 वर्ष तक लगातार कोचिंग की थी तो उस दौरान भी टेस्ट सीरीज का मुझे बहुत फ़ायदा मिला। लगभग हर संडे को हमारे टेस्ट वगैरह हुआ करते थे, उसमें भी हमें अच्छा पेपर मिलता था, उससे प्रैक्टिस मिलती थी और जो पूरा स्टाफ है वो पर्सनली हर बच्चे के साथ जुड़कर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता था। क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंग्स में क्या होता है कि आप टीचर से इतना नहीं जुड़ पाते हो, लेकिन भारत एकेडमी की टीम की एक खासियत है कि इन्होंने हर बच्चे के साथ टाइम दिया, हर बच्चे को बताया है कि आप यहाँ कमज़ोर हो, इस फील्ड में आप सुधार करो तो आपके स्कोर में अच्छा उछाल आएगा।
और जो भारत एकेडमी की टीम ने नोट्स लिखवाए, एनसीईआरटी और सब गाइड्स को बेस बना करके अच्छा कंसेप्ट क्लियर करवाया, क्योंकि रीट के एग्ज़ाम में होता है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप अच्छे आगे तक जा सकते हो, और एनसीईआरटी से अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि भारत एकेडमी की टीम इसी तरह आगे राजस्थान के युवाओं का भविष्य सुधारे। धन्यवाद। जैसा कि राजस्थान टॉपर जो है गोविंद सोनी, उन्होंने आपको बताया कि मेन जो थीम है उनको कहाँ से मिली, फैकल्टी से और टीम मैनेजमेंट से और डायरेक्टर सर से। और इन्होंने जैसा कि बताया कि जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी है वो आपको आगे ले जाती है, आपको अपना कॉन्सेप्ट कैसे तैयार करना है, कैसे आपको एनसीईआरटी और आरबीएसई की दोनों की जो बुक्स है वो आपको कैसे फॉलो करनी है। क्योंकि देखो एग्ज़ाम में जो सफलता मिलती है उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच में जाना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कहीं का कंटेंट आपने उठा लिया, आपने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। सबसे पहले आपका जो बेसिक फंडामेंटल है वो आपका क्लियर होना चाहिए, और जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमारे जो जय भारत एकेडमी का जो परिवार है उसका सबसे मेन मुद्दा ही ये था कि यहाँ की जितनी भी जो फैकल्टीज़ है, सभी सब्जेक्ट टीचर्स जो है, उन्होंने पूरे एनसीईआरटी को कवर करवाया। क्योंकि रीट का जो मेन जो पूरा जो पेपर है वो 6 to 12 तक की जो एनसीईआरटी बुक्स थी, और उसमें भी हम लोगों ने स्पेसिफाई करके बताया कि 6 to 10 तक की जो बुक्स है वहाँ से अप्रोक्स 75% जो क्वेश्चन है वो आते हैं, और बाकी जो 30% है वो आपका और अच्छे से कवर हो, इसके लिए जो है 12 तक की एनसीईआरटी बुक्स के लिए सजेस्ट किया था। और हमारी पूरी टीम के अथक प्रयासों से जो है हमने वो चीज़ की, और इसी के कारण जो है मैं आपको बता दूं, हमारे लगभग 500 प्लस जो स्टूडेंट है ऑफलाइन और ऑनलाइन को मिलाकर, जिसमें लगभग 200 स्टूडेंट्स जो है वो ऑफलाइन बैचेस से है, और लगभग 300 प्लस जो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन बैचेस से है, जिनका स्कोर जो है 130 प्लस है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम था सफलता के सारथी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो सीरीज़ है जिससे पूरे राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं हम लोगों से परिचित हो पाए, हम लोगों से रूबरू हो पाए, और हमने हमारे प्रयास में बिल्कुल भी कमी नहीं रखी। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा ही यही था कि कोई भी बच्चा जो है वो शिक्षा से वंचित नहीं रहे, वो एक फी स्ट्रक्चर और बाकी किसी दबाव में आकर जो है वो पढ़ाई से वंचित नहीं रहे। ठीक है, और ये जो सारी चीज़ें हमने करी थी उस टाइम, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी। हमारा मेन मुद्दा ये था कि जो क्वालिफाइड फैकल्टी है वो बच्चों के सामने रूबरू हो सके और वो उनका लाभ वहाँ पर ले सके। तो हमारी जो सफलता के सारथी नाम से जो सीरीज थी, लगभग 100 प्लस जो एपिसोड थे उसके अंदर हम हर एक सब्जेक्ट टीचर का जो है एक सेशन रहता था वहाँ पर, जहाँ पर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करवाते थे। और अभी आपने जैसा कि गोविंद सोनी से सुना ही था कि उनके लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ इफेक्टिव रही थी, वो इफेक्टिव चीज़ जो थी वो टेस्ट सीरीज़ थी। ठीक है, और टेस्ट सीरीज से जो है ना, आप अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट आप कर पाते हो कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर पा रहा हूँ, क्या मैं मेरिट में आ पाऊँगा क्या। क्योंकि इससे पहले जो रीट के जो 2 एग्जाम्स हुए थे उसके अंदर मेरिट का आकलन था, तो लोगों को पता ही था कि इससे लगभग प्लस ही रहेगी मेरिट, और अभी आप लोगों ने देखा ही है जैसा कि पेपर का स्तर था और मेरिट उससे ज़्यादा ही रहेगी। तो मैं आप लोगों को अब जो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं, हमारा जो मेन जो फोकस रहेगा यहाँ पर, आगामी जो शिक्षक भर्तियां हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड टीचर है, चाहे वो सेकंड ग्रेड टीचर है, या जो ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की जो वैकेंसी आ रही है, और इसके अलावा जो कांस्टेबल की जो भर्ती है, तो हमारा ये टारगेट है कि राजस्थान के कोने कोने में जो है जय भारत जो एकेडमी है उस परिवार का वो हिस्सा बने, और आप लोगों के इस विश्वास को हम कायम रख सके। और इसके लिए मनोज सर का बहुत बड़ा प्लान है, वो आगामी आने वाले टाइम में जो है कोटा में, जयपुर में और उदयपुर में भी जो है हमारे स्टूडियो जो है बहुत जल्दी ही वहाँ पर लॉन्च होंगे। क्योंकि 159 इज़ नॉट ए फ़ी। आप सभी जानते हैं कि 299 का तो मंथली रिचार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टारगेट केवल एक ही है कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुँचे, और इसके लिए जो है
भरत चंदेल सर और जो मनोज सर जो हैं, इनका मेन मुद्दा ही ये है कि शिक्षा हर वर्ग तक पहुंचानी है और हमें जो है हमारी क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं करना है। हमारी जो ऑफलाइन फैकल्टीज़ है, जिन्होंने टॉपर्स दिए हैं, जिनसे बहुत प्रभावित है, बहुत मोटिवेटेड रहे हैं गोविंद सोनी, इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी भी आपको बताई। उसी थ्योरी पे, उसी कॉन्सेप्ट पे जो है हम वही पूरी फैकल्टी जो है आपके ऑनलाइन बेसिस पे लेके आ रहे हैं, ताकि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। और ये जो हमारा परिवार है 85,000 से जो है विद इन 2 और 3 मंथ्स जो है ये बहुत बड़ा परिवार जो है कन्वर्ट हो जाएगा। और 100K जो हैं इसके जो पेड कोर्सेज जो हैं, ये परिवार तो हमारा विद इन 2 और 3 डेज होने वाला ही है। और हम इस टारगेट को और ज़्यादा ऊंचे लेवल पे लेके जाएंगे। अब जो है मैं आपको परिचित करवाता हूं हमारे जो जय भारत एकेडमी के जो फाउंडर हैं मनोज सर और भरत चंदेल सर। इस डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है और उनसे आपको और कैसे इफेक्टिवली बनाया जा सकता है। हमारा ये जो यहाँ पर मेन जो फोकस रहेगा, जैसा कि भरत सर बताते हैं कि हम टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पर कंटिन्यू रखेंगे। अभी रिसेंटली वो चल रही है और डेली जो है लाइव क्लासेस का जो है वो भी हमारा रहता है, ठीक है। और इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर जो है आपको और ज़्यादा कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है, हम बाकी लोगों से अलग क्या कर रहे हैं और आप हमसे ही क्यों जुड़े, वो चीज़ हम आपको यहाँ पर बताएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है हम आपको एक बार फिर से जो है पहले मैं आपको गोविंद सोनी जो है उनसे आपको रूबरू करवाते हैं कि भाई टेस्ट सीरीज उनके लिए कैसे इफेक्टिव रहा था। एक बार गोविंद सोनी बताएंगे, देन मैं भरत चंदेल सर जो है उनसे आपको रूबरू करवाऊंगा। अभी मनोज सर हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे जय भारत एकेडमी के जो डायरेक्टर सर हैं मनोज मीणा सर, आप एक बार उनसे परिचित होइएगा। मनोज सर, आपका वेलकम है। नहीं मैं सीरियस नहीं हूँ ज़्यादा। नहीं मैं ज़्यादा सीरियस नहीं। उस माइक में आवाज़ नहीं आ रही क्या? अच्छा दिक्कत हल्की हल्की भी नहीं आएगी। गोविंद जी, आप बताओ बच्चों को कि आपने कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं, जैसे कि आपने कोई क्लास लग रही थी 4 से 5 घंटे अपन पढ़ाते थे ऑफलाइन बेच में, अपने 4 या घंटे या कभी कभार 5 या 6 घंटे क्लास होती थी। तो आप ऑफलाइन कोचिंग के साथ साथ आपने घर पे कितने घंटे अध्ययन किया? सर यहाँ पर 4 से 5 घंटे मैं पढ़ के जाता था। उसके बाद में जो यहाँ के नोट्स थे उनको मैं डेली पढ़ता था। उससे मेरा क्या एक अच्छा सा ग्राउंड तैयार हो गया। उसके बाद जब भी टेस्ट वगैरह होते थे अगले दिन यहाँ पे कोचिंग में सिस्टम रहता था कि पिछला पढ़ा हो उसको एक बार आप रिवीजन करो, तो इसका क्या रहता था, कंटिन्यूटी हमारे पास रहती थी। और घर पे मैंने सेल्फ स्टडी की, लेकिन सबसे मेन बेस जो है मेरे लिए कोचिंग के नोट्स रहे, क्योंकि एक फ्लुएंसी रहती थी ताकि क्या होता था, आप एक दिन भी अगर आप एब्सेंट नहीं रहते तो आपका कंटिन्यू बना रहेगा। और कंटिन्यूटी हर आदमी के लिए, सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी। और आप नियमित रूप से कक्षाएं अटेंड करते थे या कभी कभार छुट्टी भी हो जाती थी? नहीं सर, मेरी पूरी कोशिश करता था कि मैं अधिकतम कक्षाएं अटेंड कर सकूं, ताकि मैं कहीं भी पिछड़ नहीं जाऊं फ्यूचर में। इसीलिए डेली कक्षा लेता था। घर में कोई अर्जेंट काम भी होता था तो उसको टाल करके मैं यहाँ पे कोचिंग, अगर 2 घंटे भी पढ़ना पड़ता था 2 घंटे पढ़ने आता था, लेकिन डेली क्लास लेता था। और जैसा कि मैंने नोटिस भी किया था, उस वक्त आपने बताया भी था मुझे कि आप रेगुलर स्टूडेंट भी हो, अभी आपके बीएड बीएसटीसी वगैरह वो भी चल रहे थे, तो आपने उस समय कैसे मैनेज किया कि संस्थान में क्लासें भी आपके बंक ना हो और पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो, कैसे किया? तो सर सुबह कॉलेज जाने से पहले यहाँ पर जल्दी आके क्लासें लेता था और शाम को छुट्टी होने के बाद यहाँ पे क्लासें लेकर फिर 6-7 बजे के समथिंग घर पहुँचता था। अच्छा। और आपने कोई टाइम टेबल बनाया पढ़ने के लिए, या फिर जो सब्जेक्ट इच्छा होगी कि आज हिंदी पढ़नी, आज संस्कृत पढ़नी, या फिर आज पर्यावरण अध्ययन पढ़ना, ऐसे पढ़ा, या कोई पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाया जैसे 7 से 8 मुझे ये पढ़ना या 8 से 9 ये पढ़ना? क्या प्रक्रिया थी आपकी पढ़ने की? सर पहले तो मेरा ये रहता था कि यहाँ से कोचिंग से जाता था तो बस में ही मैं मेरे कोचिंग के नोट्स पढ़ता जाता था। उसके बाद मैं घर पे जाके ये कोशिश करता था कि 5 सब्जेक्ट को साथ लेकर के चलूँ। 5 सब्जेक्ट साथ लेने से ये फ़ायदा रहा मेरे को कि कभी कभी एग्जाम में होता, बच्चे सोचते मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो मैं इसमें कर लूँगा, लेकिन उसी सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन हाई लेवल के आ जाते हैं। इसलिए अगर आप 5 सब्जेक्ट को साथ लेके चलोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं यहाँ पिछड़ सकता हूँ, सब में स्कोरिंग अच्छी होती जाएगी आपकी।
अच्छा अच्छा, आपने यानी कि आपके जो पर्यावरण अध्ययन के जो खंड, पांचवा खंड था, उसको भी महत्व दिया, यानी कि आपके जो 5 भाग थे 30-30 नंबर के, आपने पांचों भागों को बराबर महत्व दिया। आपने ये नहीं सोचा कि नहीं मेरा हिंदी और संस्कृत अच्छा तो मैं इनको और मजबूत बना लूँ। आपने सभी को समान महत्व दिया और कोई टाइम टेबल फिक्स रखा आपने, लेकिन पांचों सब्जेक्ट के लिए बराबर रखा समय। रात को आप कितने घंटे पढ़ते थे, जैसे 1 बजे 2 बजे? सर रात को ऐसा रहता था कि मैं, एक तो मेरा ये फिक्स था, दिन में 6 घंटे नींद लेना जरूरी था। 6 घंटे में हमेशा नींद लेता था। तो उस आप दिन में सोते थे या रात में सोते थे? रात, जैसे अगर 12 बजे तक पढ़ रहा हूँ रात को, तो जैसे मेरे पांचों सब्जेक्ट कंप्लीट होनी चाहिए थे, उसके बाद मैं सो जाता था और 6 घंटे नींद लेके वापस शुरू हो जाता अच्छा, आप यानी पढ़ते थे तो पांचों सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ही सोते थे, चाहे वो दिन हो चाहे रात था। हो? हाँ अच्छा, ये लॉकडाउन के समय प्रक्रिया रही होगी जब कोचिंग वगैरह ऑफ थी, है ना? ठीक है। और 6 घंटे से कभी ज़्यादा भी सोया? नहीं सर, 6 साढ़े 6 घंटे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो सारा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता था, पांचों सब्जेक्ट कवर नहीं हो पाते। इसलिए मेरा रूल था कि 6 घंटे सो जाओ आप, ताकि आप फिट भी रहोगे और आपकी स्टडी भी अच्छी होगी। और ये तैयारी करते समय आपने कभी कोई शादी समारोह या उत्सव में आपने भाग लिया या फिर केवल तैयारी में ध्यान दिया आपने? नहीं सर, फैमिली को तो लगभग छोड़ ही दिया था। मतलब घर पे भी रहते थे तो भी फैमिली वाले कहीं भी छोटे मोटे खाने में भी फंक्शन में जाते थे, मैं कह देता था मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो अपने स्टडी करूंगा और आगे बढ़ूंगा बस। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार हमारे एक और महानुभाव, हमारे प्रिय विद्यार्थी और है, भास्कर जैन, उनके भी 139 नंबर है, और अभिषेक जी भी है, उनके 138 नंबर है। भास्कर जी, आप बताइए कि आपने किस प्रकार से तैयारी की। आप इधर आ जाइए इनके। इसके लिए सर्विस से मेरा सबसे बढ़िया। जी सर नियमितता बनाए रखी। और सर मेरा सर इसमें ये एक सीधा सा नियम था सर, जैसे सुबह सबसे पहले उठते ही मतलब सबसे पहले मैथ से पढ़नी थी। गणित विषय ये का मेरा पहली सर बार। बिल्कुल सर ये मेरा रूल था। सुबह सर सबसे पहले मैथ्स पढ़नी थी, फिर सर उसके बाद साइंस का, फिर अच्छा अच्छा। फिर साइंस का। अभिषेक जी, आपने कैसे की थी? आप भी साइंस लेवल सेकंड साइंस से वापस है और 138 नंबर आपने स्कोर किए। आपका क्या था सर? कि सर नियमितता बने रखी थी, 5 ही सब्जेक्ट साथ में लेके चलना था, कि ये नहीं था कि आज एक कोई सब्जेक्ट छोड़ दिया, या ये था कि आज कोई 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए या 2 पढ़ लिए। 5 के 5 ही सब्जेक्ट डेली के पढ़ने के थे। और ये था कि सर जैसे एक पूरा टाइम टेबल बना हुआ था कि भाई कि इस टाइम से लेकर अगर इस टाइम तक अगर मेरे को ये पढ़ना है तो यही पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और एक ये है कि सर जैसे इन्होंने बताया कि नियमितता बनाए रखनी ज़रूरी, तो सर वो ही है कि नियमितता बनाए रखी, बाकी सब छोड़ दिए। बस यही था कि मेरे को पढ़ना है तो बस मेरे को पढ़ना है। यही रहता था कि जब तक मेरे ये 5 सब्जेक्ट पूरे नहीं होंगे नहीं सोना है। वही ये था कि जैसे टाइम मैनेजमेंट में भी यही था कि बिल्कुल कि जैसे उसमें जैसे टेस्ट सीरीज को भी यही टाइम दे रखे थे, जैसे मॉडल पेपर सोल्व करना, या अपने कोई जैसे ऑनलाइन जैसे अभी अपने वो चलती थी टेस्ट सीरीज, तो वो टेस्ट सीरीज यूट्यूब पे उसको देखना, उसके क्वेश्चन सोल्व करना, यही होती करती थी सर। डेली की रूटीन का यही था। अच्छा, पहले आपने जो भी थ्योरिटिकल पोर्शन है वो पढ़ा, फिर उसके बाद आपने टेस्ट वगैरह देना प्रारंभ किया। हाँ सर, आपने जैसे अपना खुद का स्वयं का मूल्यांकन भी साथ साथ करते रहे कि अपन को जो टॉपिक पढ़ा वो कितना याद हो रहा है या नहीं हो रहा, उसमें आपने पूरा ध्यान दिया। हाँ सर, जैसे सबसे पहले तो ये था कि जो कोचिंग के जो नोट्स थे उनको एक बार अच्छी तरह से कवर कर लिया था, कि सर एक ये था कि एक बार पहले कोई कि जो पूरा वो जो बैकग्राउंड है वो एक बार पूरा क्लियर हो जाए, ताकि ये रहे कि अगर अगर अपन कोई आगे कोई नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं तो उससे ये फ़ायदा ये रहेगा कि सर जैसे पिछला पढ़ा हुआ अगर अपना पूरा बिल्कुल क्लियर है तो ही अपन आगे सही उसको पढ़ पाएंगे। अगर पिछला पढ़ा हुआ बिल्कुल अगर थोड़ा भी अगर 19-20 हो रहा है तो आप आगे जो जैसे कोई नई चीज़ पढ़ने जाओगे तो वो थोड़ी समझ में नहीं आ पाएगी। इसलिए पहले तो जो कोचिंग के नोट्स थे वो बहुत अच्छे तरीके से कर रखे थे। फिर यही थी कि अपने जैसे कोचिंग के जैसे टेस्ट सीरीजें होती थी संडे टू संडे, तो सर जैसे संडे टू संडे वही टेस्ट देने आते थे। उससे जैसे कोई कभी नंबर कम आ रहे कभी ज़्यादा आ रहे, तो उससे ये पता चल जाता था कि भाई कि अभी मेरी पढ़ाई थोड़ी डाउन हो गई तो मेरे को और ज़्यादा इससे करनी है, तो उस हिसाब से सर वैसे तैयारी करता था। आपको पहले से लग रहा था कि आप 150 में से 140 के आसपास स्कोर करोगे, या फिर जैसे महीने 2 महीने तैयारी करने के बाद आपको लगा कि अब मैं कर लूँगा, या पहले से था आपके मन में कि नहीं मैं तो इस बार 140 प्लस ही लाऊंगा?
नहीं सर, मेरे पहले मन में था कि भाई कि मेरे को लाने हैं तो 140 प्लस ही लाने हैं, क्योंकि सर एक वो ये था कि लॉकडाउन लगने की वजह से सर टाइम पीरियड बहुत लंबा चल गया था, और उसी हिसाब से सर तैयारी भी उस हिसाब से हो चुकी थी कि भाई कि अब तो ये लग रहा था कि भाई कि 140 प्लस के आसपास ही आऊँगा, इससे कम तो हो नहीं सकते, क्योंकि सर तैयारी डेली रूटीन यही था कि सर 15-16 घंटे वही जा ही रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन में दिन भर घर पे ही रहना है, वो सुबह से बैठना, वो रात तक वही चलता था, उसके अलावा और कोई काम भी नहीं था। तो सर पढ़ते पढ़ते ये यकीन तो हो गया था कि भाई कि मैं 140 के आसपास तो जाऊंगा ही जाऊंगा। लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाया बिल्कुल फ़ायदा उठाया सर, बिल्कुल। आपने सर कैसे तैयारी की? जी सर, मैं लेवल फर्स्ट से हूँ, मेरे 133 नंबर आए थे सर। जी सर मैंने ये पहले डिसाइड कर लिया था कि मेरा नंबर चाहे आओ या मत हो, मुझे मेरा 100% देना है, और मैंने अपना 100% दिया। जब मैं अपनी भारत अकेडमी से जुड़ा, उससे भी पहले मैं यहाँ से जुड़ा हुआ था, एसटीसी की कोचिंग भी यहीं से की है, सब कुछ मैंने यहीं से किया। प्रथम बार में मेरा एसटीसी में हो गया था, और अभी सर देखते हैं मेरिट क्या रहती है, लेकिन मैंने यहाँ की प्रत्येक जो अपने रविवार को जो वो होती थी टेस्ट सीरीज होती थी, मैंने उस पर पूरा ध्यान दिया। शुरुआत में मेरे कम नंबर आए थे, फिर मैंने अच्छी मेहनत की, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मेरे 120-125 आने लगे थे सर। आप कोचिंग के अलावा रात में कितने घंटे पढ़े? सर मैंने ये डिसाइड तो कर रखा था कि मुझे 12 से 1 बजे तक पढ़ना है। मैं 12 से 1 बजे तक पढ़ता था, और पांचों सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलता था, और शिक्षण विधियों को भी मैं साथ में, जैसे हिंदी की अलग हो गई, अपने संस्कृत की अलग हो गई, क्योंकि संस्कृत, जी सर, सभी शिक्षण विधि और सभी सब्जेक्ट को साथ में लेकर चला। और मैं सर रात को 12-1 बजे पढ़ता था, और वही मेरा 6 से 7 घंटे का। और दिन में सर मैं थोड़ा वो, जैसे सर दिन में 2 घंटे पढ़ा, जैसे कि 12 से 1 बजे तक पढ़ा मैं दिन में। अब थोड़ा क्या कि उस समय थोड़ा सिर दर्द करने लगा, तो मैं सर 10 मिनट का जैसे पीरियड ले लेता, 10 मिनट में सो जाता या गेम खेल लेता, कुछ भी सॉन्ग सुन लेता, फिर 10 मिनट पढ़ने के बाद फिर वापस मैं 2 घंटे वापस पढ़ने लग जाता। मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ सॉन्ग गेम वगैरह? जी सर, थोड़ा वो माइंड फ्रेश हो जाता, फिर सर और अच्छा याद होता सर। बिल्कुल। जी सर। मैडम आपने कैसे की तैयारी, बताओ। आपके बच्चे यही जानना चाह रहे हैं कि ये जो टॉपर आए हैं ये आए सर किस मेरा प्रकार मेन से योगदान हैं? तो कोचिंग का ही रहा है। यहाँ से मैं आती थी सुबह 7 बजे, 9 बजे तक पढ़ती थी, फिर इंटर्नशिप थी, मैं रनिंग में थी, अच्छा, इंटरेस्ट भी आपके साथ 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 थी, तो 10 से 4 स्कूल रहना पड़ता था, वहाँ पे भी बच्चों को पढ़ाना पड़ता था। और वहाँ पे अगर 1 घंटे का भी टाइम मिलता था तो मैं जो नोट्स लिखे हुए उन नोट्स को पढ़ती थी, या यहाँ के डेली काम यहाँ हो जाए, फिर घर पे अदर स्टडी हो जाए, फिर ऐसे ही रहा। कोचिंग का बहुत योगदान रहा सर मेरे। थैंक यू। मैडम आपने बता दो दोनों। सर मेन तो कंटिन्यूटी रखी, और यहाँ के नोट्स, सबसे पहले तो नोट्स पढ़ती थी, उसके बाद जो टेस्ट सीरीज या फिर जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होते थे वो मतलब सॉल्व करती थी। और बाकी टाइम का ये था कि टाइम देना है, और घर वालों का भी पूरा सपोर्ट था, तो उस वजह से सर सब सही रहा। और आपने? मेरा भी कोचिंग का बहुत योगदान रहा है, और हम दोनों सिस्टर है, दोनों की साथ में इंटर्नशिप चलती अच्छा, आप थी। दोनों एक साथ में हाँ जाते थे, झुकवा हाँ करते सर कॉलेज में हम दोनों साथ में नंबर आए, इसलिए जो काम दोनों ने साथ में किया हमने। और यहाँ 10 से 4 स्कूल रहते थे, और फिर उसके बाद जो भी नोट्स थे उनको और पढ़े। लॉकडाउन के समय तो जाना ही नहीं था, तो उस वक्त फिर आपने कैसे, तुम घर पे तैयारी कैसे? हाँ घर पे ही की, आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डेली ज्वाइन कर रखी थी। अच्छा, वो यूट्यूब? हाँ, YouTube पे, हाँ, हाँ। पढ़ते थे। वो ज्वाइन कर रखी थी, और उससे बहुत फ़ायदा मिला मैं। आप लोगों में से ऐसे कोई है विद्यार्थी जो पढ़ाई के समय पारिवारिक परेशानी के साथ समझौता करके भी हिम्मत नहीं हारी, पढ़ाई जारी रखी? कोई है ऐसा आपके जीवन में किस्सा, किसी का भी, कि थोड़ा ज़्यादा ही परेशान हो रहे थे, पारिवारिक प्रॉब्लम? बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर हमारे घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, इस कारण हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा कोई हुआ आपके साथ घटना, क्योंकि परिवार की वजह से बहुत ज़्यादा समस्या आ गई, लेकिन फिर भी आपने मेहनत, हिम्मत नहीं? आप लोगों में से ऐसे कोई है विद्यार्थी जो पढ़ाई के समय पारिवारिक परेशानियों के साथ समझौता करके भी हिम्मत नहीं हारी, पढ़ाई जारी रखी? कोई है ऐसा आपके जीवन में किस्सा, किसी का भी, कि थोड़ा ज्यादा ही परेशान हो रहे थे, पारिवारिक प्रॉब्लम? बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर हमारे घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, इस कारण हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा कोई हुआ आपके साथ घटना, क्योंकि परिवार की वजह से बहुत ज्यादा समस्या आ गई, लेकिन फिर भी आपने मेहनत, हिम्मत नहीं हारी? मेरे पिताजी मजदूर है, वो मकानों के कारीगर है, और मम्मी जो है संविदा कर्मी है, 10,000 सैलरी आती। तो थोड़ा ये था कि फाइनेंशियली रूप से थोड़ा ऊपर नीचे होते रहते थे। मैं कोचिंग भी जब आता था तो लगभग सब बच्चे ऑटो में बैठ के आते, मैं लिफ्ट मांग के आता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया कि संघर्ष करो, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरी मम्मी जब जॉब में लगी थी तो 1200 रुपये सैलरी थी, वो कंटिन्यूटी करते रहे आज 10,000 सैलरी। और पापा ने हमारे को इतना स्ट्रॉन्ग किया
दोनों भाइयों को अच्छी स्कूल में पढ़ाया, शुरुआत से अच्छी कोचिंग वगैरह दिलाई। तो आपको ये रखना चाहिए, अगर आप आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हो तो टूटो मत, एक टारगेट बना लो और किसी भी एग्ज़ाम को ये मत सोचो कि नहीं होगा तो क्या होगा, ये सोचो कि हमें करना है बस। नहीं का नाम नहीं, सिर्फ आप अपने टारगेट को रखो तो आपको आपकी सफलता जरूर मिलेगी। और अपनी कमजोरियों को कमजोरी मत बनने दो, समस्याओं के सामने समस्या बन के खड़े हो जाओ तो समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और एक दिन जब मैं टेस्ट में आया था तो ऋतुराज जी सर ने मुझे मैं क्वेश्चन एकदम जल्दी जल्दी भरे जा रहा था, सर ने कहा आराम से भर, कोई दिक्कत नहीं, तेरा पेपर अच्छा होगा। हाँ, मैं लेट हो गया था मैं उस दिन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आए थे और ओमार वगैरह दी जल्दी, और फिर सर ने कहा आराम से भर, तेरा पेपर अच्छा होगा। और सर ने उस दिन जो सर की मुझे शाबाशी मिली थी, मुझे उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ा और मैं पेपर लेट भी कर रहा था तो भी मेरा पेपर अच्छा हुआ। और इसलिए मैं कहता कि भारत एकेडमी की टीम है ना, हर बच्चे से जुड़ कर रहती है। यूँ नहीं, आप बड़ी कोचिंग्स में जब भी जाओगे तो आपको ये रहेगा आप टीचर से इतना नहीं मिल पाओगे, इतना उनसे रूबरू नहीं हो पाओगे। लेकिन भारत एकेडमी में ये चीज़ मैंने देखी, कोई भी टीचर हो और कोई भी बैच हो, आपका सुबह का बैच हो, शाम का बैच हो, और सर का जो एक पढ़ाने का तरीका, मनोज जी सर का जो अपने राजस्थानी भाषा में पढ़ाते, मेरे को समझ में आती, बोलना नहीं आती तो भी मुझे जो समझ में आती है ना, उससे बहुत सपोर्ट रहा मेरा। क्योंकि एक वो आप पढ़ते रहते हो आप ऊब जाते हो, लेकिन जब एक बीच में अच्छा सा सर कुछ ऐसे शब्द बोल जाते तो उससे वापस आपका माहौल बन जाता है क्लास का। इसलिए सर की पढ़ाने की टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया, वो फ्लुएंसी जो रहती है वो बच्चों को बहुत सपोर्ट करती है। तो जैसा कि हमारे संस्थान के विद्यार्थी हैं, गोविंद जी हैं, भास्कर जैन हैं, अभिषेक जी है और अन्य जो छात्र हैं, उन सभी से आपको एक चीज़ सीखने को मिली होगी कि यदि आपको सफल होना है तो फर्स्टली यू हैव टू एंड योर कंफर्ट जोन। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जैसे कि मैं सीधा फोकस करूंगा जो एग्ज़ाम हो चुका है, इसका आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो आगे की वैकेंसीज में उठाना है, तो आप कैसे उठा पाओगे? उसका एक ही मतलब है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आपको अभी से ही जो है फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए वीडियो और जो आगामी जितनी भी भर्तियां आ रही है उसके लिए आपको अभी से ही आपको लगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देखो, जैसा कि गोविंद सोनी बता रहे थे कि इनका एसटीसी रनिंग चल रहा था और ये 6 घंटे कॉलेज में रहते थे, फिर इन्होंने कोचिंग किया, देन ये आफ्टर देन घर जाके जो है सेल्फ स्टडी भी करते थे। तो ये चीज़ बताती है कि आपको कंफर्ट जोन से 101% बाहर आना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़, इस एग्ज़ाम में तो टाइम बहुत मिल गया था, लेकिन अभी जो भी वैकेंसीज अनाउंस हो रही है उसमें टाइम कम मिल रहा है, तो आपको अभी से ही लगना पड़ेगा। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ से सारे कोर्सेज जो हैं रनिंग है, चल रहे हैं, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस है, हम लाइव क्लासेस भी करवा रहे हैं, चाहे वो टीचर से रिलेटेड हो चाहे अन्य वैकेंसी से रिलेटेड हो। तो आप इस चीज़ को पॉजिटिवली लेवें, क्योंकि आपको रीट जितना टाइम डेफिनेटली नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली आरएस प्री करवा दिया 2 महीने में, वीडियो की डेट इतनी जल्दी दे दी थी, कांस्टेबल की डेट इतनी जल्दी दे दी है। तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप जो है जिस भी एग्ज़ाम को अपना टारगेट बना रहे हैं उसके लिए आप अभी से ही जुट जाओ और अभी से ही जो है आप ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करो और उसके लिए जो है अपनी जो स्ट्रेटजी बना के और जो चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिल रही है वो आप फॉलो करते हुए जो है आप आगे बढ़ते रहें। और मैं आगे का जिम्मा सौंपता हूँ मनोज सर को, ये आपको गाइड करेंगे कि आप और कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। लीजिए मनोज सर। सर, जैसा कि अपने जो सभी टॉपर्स साथी हैं, इन्होंने तो ऐसा ही बताया कि नियमितता बहुत ज़रूरी है सर, नियमित रहना बहुत ज़रूरी है। और नियमितता के साथ साथ ये है सर कि पढ़ना क्या है। अगर आपके सिलेबस में 3 खंड है या 4 खंड है या 5 खंड है, चाहे वो कम नंबर के हो चाहे ज़्यादा नंबर के हो, लेकिन आपको हर एक खंड को महत्व देना ज़रूरी हो गया। क्योंकि सभी टॉपर्स ने यही बताया कि हमारे 5 खंड थे, किसी के 4 खंड थे, तो इन्होंने 4 या 5 खंडों को बराबर महत्व दिया, बराबर सब सब्जेक्ट को समय दिया। इन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मेरा संस्कृत अच्छा है, हिंदी अच्छा, मनोविज्ञान अच्छे कर लेता हूँ, मैं इसमें स्कोर कर लूँगा। इन्होंने 1 नंबर के ऊपर भी रिस्क नहीं ली सर। तो सफलता का मूल मंत्र यही है सर कि अगर आपके सिलेबस में 5 या 6 या जो भी खंड है, जो भी भाग, जो भी पाठ्यक्रम सिलेबस आपको दे रखा, आपको हर एक टॉपिक को महत्व देना होगा, और वो भी नियमित रूप से, बिना कुछ सोचे, बिना समय गवाए। और समय तो वेस्ट करना ही नहीं है, क्योंकि अभी ये कह रहे हैं कि जैसे हमने घर परिवार में कोई शादी समारोह, कोई फंक्शन में तक भी हम नहीं गए, बहुत सारे व्यक्ति इनसे नाराज़ भी रहे होंगे, लेकिन उनकी सारी नाराज़गी इन्होंने दूर कर दी। अगर
विद्यार्थी रिजल्ट दे देता है तो सारे नाराज़गी दूर हो जाती है। आज इनसे कोई नाराज़ भी यार दोस्तों में अपने ससुराल पक्ष, ननियाल पक्ष, हालांकि इनका तो मुझे नहीं लग रहा कि शादी हो रखी होगी किसी की होगी सर। किसी नहीं, हाँ, इन लोगों की किसी की शादी भी नहीं हो रही, तो एक तो इनकी समस्या पहले से नहीं थी तो इनका बहुत अच्छा रहा। चलो बढ़िया है, इन्होंने नियमितता रखी, सारे खंड को महत्व दिया। अब जब भी ये इनका यही है, ये यही कहना चाह रहे हैं कि सिलेबस के अनुसार पढ़े, नियमित रूप से पढ़े, बिना कुछ सोचे समझे आपको समय व्यर्थ करना ही नहीं, सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। और आप ये मुझे बताओ कि आपको सिलेबस से बाहर भी आप लोगों ने पढ़ा या केवल सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट चले आप? नहीं सर, सिलेबस को हमने ज़्यादा महत्व दिया क्योंकि हमने पिछली रीट के पेपरों को एनालिसिस किया और उसके आधार पे हमने देखा कि जो पेपर बनता है वो बिल्कुल एज इट इज़ ब्लूप्रिंट बनता है। तो अपनी ज़्यादा ये रहना चाहिए कि आप प्रीवियस पेपर एनालिसिस करो, उससे देखो उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे तो आपको पेपर में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बहुत बार क्या होता, हम सब कुछ पढ़ लेते फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। उसका मेन एम ये रहता है कि आपने सिलेबस को नहीं देखा। सिलेबस देखिए, प्रीवियस पेपर एनालिसिस कीजिए और फिर सिलेबस को ऑथेंटिक सोर्स से पढ़िए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो देखो, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं आपको आगामी वैकेंसीज जो है अपना फोकस रहेगी, ठीक है ना, तो उसमें आप हमसे ही क्यों जुड़े। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो उसकी एक वजह है, जैसा कि अभी आपने टॉपर गोविंद सोनी से जाना कि हर एक चीज़ का एक ब्लूप्रिंट होता है और उसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो है आपको प्रिपरेशन करनी होती है। तो हमारा टारगेट यही है कि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच में जाके पढ़ाते हैं। हमारी फैकल्टी का मेन टारगेट ही यही है। जैसे कि अभी जो कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है तो वहाँ पर रीजनिंग का पार्ट बहुत बड़ा होता है, तो हम उस पर और ज़्यादा अच्छे से फोकस कर रहे हैं। रीजनिंग के हम ज़्यादा से ज़्यादा जो टेस्ट सीरीज है तो हम उसमें उस चीज़ पे फोकस करेंगे और उसमें कौन कौन से मतलब कांस्टेबल के एग्जाम में क्या लेवल रहता है। एक्चुअली क्या है ना, कंटेंट आपको बहुत सारी जगहों से मिल जाता है, लेवल है ये और आपको लेवल प्रोवाइड करवाया जा रहा है ये, तो वहां पर स्टूडेंट जो है वहां पर क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, वो एब्जर्ड हो जाता है, दिग्भ्रमित हो जाता है। आपको वो नहीं करना है। फैकल्टी को सबसे पहले, जो फैकल्टी ये जानती है कि उस एग्जाम का लेवल क्या है, तब आप उस अप्रोच में जाके, उस वे में जाके आप पढ़ पाते हो। इसी तरह मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जो आगामी सेकंड ग्रेड की भर्ती जो आ रही है। जनरली सब्जेक्ट का आपको पता है, सब्जेक्ट लोग कवर कर लेते हैं क्योंकि आपने उसको ग्रेजुएशन तक पढ़ा है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसमें किया, आप नेट वगैरह भी आप करते हो, लेकिन फर्स्ट पेपर और ज़्यादा मैटर करता है। तो हमारा वहाँ पर टारगेट है, जैसे कि सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की मैं बात करूँ तो वहाँ पर 100 में से 40 क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं आपके राजस्थान जीके के, जिसमें आपके राजस्थान की ज्योग्राफी का जो पार्ट रहता है, मनोज सर जो आपको पढ़ाते हैं, हिस्ट्री, कल्चर और जो राजस्थान की पॉलिटी है, एंड देन 20 मार्क्स का जो पोर्शन है वो साइकोलॉजी का रहता है। तो वहाँ पर मेन जो मुद्दा है कि इन 60 क्वेश्चन को जो है टारगेट बना के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्कोर किया जा सके, और 10 क्वेश्चन जो करंट जीके के आते हैं, जिनकी हमारी डेली लाइव क्लासेस चलती रहती है, संदीप गंगवाल सर उसकी क्लासेस लेते रहते हैं। तो हम 100 में से उस 70% का जो पार्ट है उसके लिए हम अभी से, उसके लिए हमने थ्योरी बना रखी है, अभी से हमने उसको स्पेसिफाई कर रखा है। आप देखो ज्योग्राफी के जो है, आपको राजस्थान ज्योग्राफी के 100+ वीडियो मिलेंगे। चाहिए आज एक पार्ट को लेते हैं, मान लो पश्चिमी राजस्थान को पढ़ाना है, वहां पर जो ये आपके बरखान बालू का स्तूप, ज्यादा अच्छे से तो मनोज सर बता पाएंगे, तो वहां से एक क्वेश्चन आता ही है, तो उसका अलग से मतलब एक वीडियो बना रखा है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन कहां से बनते वो ज्यादा मैटर करता है, ना कि हर एक टॉपिक को उतनी प्रायोरिटी देना, है ना। और अभी जैसे वन्य जीव, वन्य अभ्यारण्य, वहां से क्वेश्चन आता है, तो उसको और कैसे स्पेसिफाई करना है, ये चीज आपको मनोज सर बता पाएंगे कि भाई आप हमसे क्यों जुड़ रहे हो। क्योंकि जब तक एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच आपको पता नहीं होगी, तब तक सीधे पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कोचिंग जो है आपके लिए क्या करता है, एक गाइडलाइन का काम आपके लिए करता है, बाकी मेहनत आपको करनी है। जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है उसको डाइजेस्ट भी आपको करना है। हम आपको तरीका
बताएंगे, अच्छे से अच्छी फैकल्टी, अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और फ़ी क्राइटेरिया तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि 159 इज़ नॉट ए फ्री क्राइटेरिया। ओके, अब मैं एक बार सबसे पहले जो है मैं भरत चंदेल सर से आपको रूबरू करवाऊंगा, क्योंकि इनका जो मुझे सबसे अच्छा विज़न लगा था रीट के टाइम जो है, जब अप्रैल से पहले हम सफलता के सारथी नाम से एपिसोड जो है हमने स्टार्ट किया था, वो विज़न जो था वो भरत सर का था। और वैसा ही विज़न जो है हम आगामी वैकेंसीज में लेके आएंगे। तो भरत सर आपको बताएंगे कि वो उनका जो प्लान है वो बहुत अच्छे से सक्सेस रहा। इसके बारे में आपको भरत सर बताएंगे कि उनकी क्या प्लानिंग थी इसके रिगार्डिंग। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा, गोविंद सोनी, भास्कर, अभिषेक जी, कि आपने काफ़ी अच्छे अंक हासिल किए हैं और ऐसे ही सफलता हासिल करते रहो। और मैं आपसे ईश्वर से यही दुआ करता रहूँगा कि देखो रीट का पेपर तो हो गया और आपने सिलेक्शन भी ले लिया, लेकिन आपने डबड़ों को ना सेकंड ग्रेड आ रही पढ़ावा जाओ ना स्कूल में, तो बस एक किताब ले लेता जाओ सेकंड ग्रेड संबंधित सिलेबस की, पढ़ो, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आगे देते रहो, आप तो रुकना कहीं नहीं है। अरे सेकंड ग्रेड बन जाओ ना तो पचे भी प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी करवा लाग जाओ आरएस की तैयारी। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अपन ने रीट के लिए सफलता के सारथी सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था। एक दिन बैठे थे मनोज सर हम दोनों कि यार सर कांस्टेबल के लिए सीरीज चली थी पहले, भोकाल सीरीज आपको पता हो तो चली थी ना, हाँ भोकाल सीरीज चली थी, तो उस पर हाँ आपने सीरीज का टाइटल दिया, हाँ भोकाल सीरीज, क्योंकि आपको पता हो कि वो वेब सीरीज आई थी MX प्लेयर पे भोकाल, तो उसमें पुलिस वाले भाई साहब रहते एकदम दबंग, इसलिए फिर हमने कांस्टेबल के नाम ही रख दिया भोकाल सीरीज। तो उससे भी बच्चों को, कांस्टेबल वाले बच्चों को काफ़ी सारा फ़ायदा मिला। तो एक दिन हम दोनों बैठे थे मनोज सर हम दोनों, तो यार क्या रीट का एग्ज़ाम भी आ रहा है, रीट के लिए भी कुछ करते हैं। तो फिर रीट के लिए भी हमने सीरीज स्टार्ट की और उसका नाम रखा हमने सफलता के सारथी। तो उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। तो वो उसका अच्छा रिजल्ट होने के बाद क्या किया हमने कि सर इसको और अच्छा कैसे करें, तो उसके लिए हमने क्या किया कि सभी टीचरों को, रीड से संबंधित सभी टीचर जितने भी भाग है, लैंग्वेज वाले होंगे, साइकोलॉजी वाले हो गए, और जो GK SS वाले पार्ट जैसे मैथ्स वाले हो गए, साइंस वाले हो गए, उन सबको बोला कि भैया एक और सीरीज चला रहे हैं अपन। उसके 2 पार्टी आए थे, आपको पता हो तो 10 का दम है ना, वो 1-2 बार चली थी। वो सुबह दोपहर को हुई थी, वो 1-2 बजे स्टार्ट, जो रात को 10 बजे तक कंटिन्यू चली थी 2 बार। तो उसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बच्चों के ने अचीव किए, इस पेपर में काफ़ी सारे अचीव किए। और अब इन तीनों सीरीज का काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला हमें। तो अब क्या है कि देखो आने वाली वैकेंसी एक तो वीडियो और कांस्टेबल, इसके लिए हमने हाल ही में अभी 2 दिन पहले ही अपना एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया नया, जय भारत डेली क्विज है ना। तो उसमें हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की। उसमें कम से कम 1 सप्ताह के 10 टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें 1 महीने के हर विद्यार्थी को प्रश्न मिलेंगे कम से कम 36,000। अगर आप रोज आपके नज़रों के सामने से 200 क्वेश्चन निकल रहे हैं, है ना, अगर 200 क्वेश्चन निकल रहे हैं, अगर सेकंड डे वापस आपको वो क्वेश्चन नज़र में आता है आपके, तो आपके क्या उसका आंसर फटक से आपके लगा दोगे, अगर वो क्वेश्चन आपकी नज़रों से निकला। अब सोचो ऐसे 36,000 क्वेश्चन 1 महीने में निकलेंगे, है ना, 72,000 आपके हो गए 2 महीने के, है ना। ऐसे सोचो आपके 5-6 महीने अगर आपने वो जय भारत डेली क्विज के क्वेश्चन कर लिए, तो आपके लाखों क्वेश्चन निकल जाएंगे। और टेस्ट पेपर बनाओ कतराक जना 40-50 मार्क्स मलन बनाओ RPSC में, रीट में, यहाँ में सब में, ठीक है। एक टीचर ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 क्वेश्चन दे देगा। RPSC का काम है क्वेश्चन निकालना, ठीक है, और आपने तो लाखों क्वेश्चन पढ़ रखे, उसका कितना फ़ायदा मिलेगा सोचो इस चीज़ को। और एक और हमारा ये लक्ष्य है कि जैसे जय भारत ऑनलाइन क्लासेस का परिवार जो है 85,000 तक पहुंच गया। आपको पता होगा कि राजस्थान में गांव कितने हैं, लगभग ये आपको मनोज सर बता पाएंगे लगभग 49,000 गाँव है ना, लगभग 49,900 ऐसा कुछ, 45,000 से 44,981 लगभग गांव है ना। तो हमारा अगले 1 से 2 साल के अंदर ये लक्ष्य है कि हर वो 45,000 गांव से एक विद्यार्थी हमारा हो हर भर्ती में। मतलब जैसे कि अगर 2022-23 में भर्तियाँ निकली, 2022-23 में कुल भर्तियाँ निकली,
ठीक है, एक भर्ती की तो 45,000 वाली अभी कौन है SSC GD का अलावा, वो केवल SSC डिपार्टमेंट ही ऐसा है जो 50,000 60,000 की भर्तियाँ निकाला है। तो एक साल में हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि हर गांव से एक स्टूडेंट हमारा सिलेक्शन दिया हुआ हो। आगे वाले 2 सालों में ये सिलेक्शन, ये हमारा लक्ष्य है। और तो मैं क्या कहूँ, देखो बाकी सब समझदार हो आप तो मनोज सर गाइड करेंगे आपको कुछ और। बाकी तो यही है सर कि सभी टॉपर्स ने बताया, सर ने बताया, आपने बताया। हाँ, मैं बताना चाहूँगा सर एक चीज़ और कि जैसे अभी सेकंड ग्रेड के कोर्स हमने लॉन्च कर दिए है, जैसे षष्ठी का, संस्कृत का, हिंदी का, इंग्लिश का। इसमें अभी एक नई सुविधा ला रहे हैं। इसमें क्या सुविधा ला रहे हैं कि इसमें जो टीचर पढ़ाते हैं उसकी पैनल की जो PDF है वो तो मिलेगी आपको, है ना। इसके अलावा जो हस्तलिखित नोट्स है वो भी हम ऐप पर डालेंगे, हस्तलिखित नोट्स पर डालेंगे। और उसमें ये सुविधा रहेगी कि आप कहीं पे भी, जैसे अभी भीलवाड़ा के स्टूडेंट हो तो वो हमसे भी कलेक्ट कर सकता है नोट्स, है ना। लेकिन जैसे कोई बाड़मेर का है, जैसलमेर का है, श्रीगंगानगर का, वो कैसे करेगा। तो उसमें ये सुविधा कर दी कि हमने वो ऐप जो नोट्स जो रहेंगे ना वो आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके उसको प्रिंट निकलवा सकते हो। तो ये सबसे बड़ी सुविधा आ गई अपने ऐप में, बहुत शानदार सुविधा आ गई है। और इसके अलावा ये एक और सुविधा रहती है कि अभी जैसे अपने जो ऐप में ना सेकंड ग्रेड के कोर्स में क्या है कि एक वीडियो, बहुत सारे, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक वीडियो को जैसे 5 बार ही देख सकते हैं, 10 बार ही देख सकते हैं, लिमिटेड टाइम पे देख सकते हैं। लेकिन अपने यहाँ पर ऐसी सुविधा है कि एक वीडियो को आप 100 बार देखो, कोई समस्या नहीं, है ना, रिकॉर्डेड क्लासेस के अलावा। और इसमें क्या है कि कुछ लाइव क्लासेस भी चलेगी, डाउट क्लियरिंग लाइव क्लासेस। जैसे अभी कांस्टेबल की बात करें, कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही तो उसमें 5 घंटे की क्लासेस लाइव चल रही डेली। और उसके अलावा संपूर्ण कोर्स रिकॉर्डेड तो पढ़ा ही है। तो बच्चे क्या करते हैं कि जो पहले रिकॉर्डेड पढ़ते हैं, है ना। अब मान लो कोई रीजनिंग पढ़ रहा है, उसमें कोई समस्या हो गई उसको, तो वो उस समस्या का डाउट क्लियर करने के लिए लाइव रीजनिंग की लाइव क्लास में आ जाता है। और एक बहुत बढ़िया सुविधा है ऐप में अपने कि जैसे डाउट क्लियरिंग करने के लिए कि आप तो एक तो टाइप करते हैं कि सर हमारा तो समझ में ना आ रही हो, टाइप करवा में आधो घंटों निकल जाओ, है ना। तो लेकिन अपने क्या ऐप में ऐसी सुविधा है कि एक बटन आता हाथ के निशान का, है ना, उस पर क्लिक किया, यहाँ से स्टूडियो से ओके किया, फिर टीचर और स्टूडेंट आपस में बात करने लग जाएगा। उसको टाइप करने की सुविधा नौबत नहीं आएगी, बात करने लग जाएगा। तो वो ईजी वे से, ये सर पढ़ा रहा है कि सर मैंने ब्लड रिलेशन वालों समझ में ना आए, मन पाचो हम जाओ, तो ये आवाज़, मेरी जो आवाज़ बोलूँगा ये स्टूडियो में जाएगी यहाँ पर, फोन के रिश्ते अच्छे से समझाते हैं, है ना। तो ये तो समय पे बड़ी बात है। तो ये सुविधाएं हैं अपने ऐप पे। और भी हम निरंतर अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे इसमें भी हमने एक टेस्ट सीरीज भी चालू करेंगे इसमें सेकंड ग्रेड में, तो उसमें भी डेली कम से कम 2 टेस्ट रहेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि आप भी ज्वाइन करिए, जुड़िए जय भारत ऑनलाइन क्लासेस में। थैंक यू सो मच। अब मनोज सर आपको निर्देशित करेंगे आगे। मेरा यही कहना है कि जैसे मैंने इन सभी से राय ली है, सर भी है, भरत सर है, ऋतुराज सर है, बाकी हमारे टॉपर्स विद्यार्थी आए हुए हैं, इन सब का भी यही कहना है कि आपको सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है। जो सिलेबस दे रखा वही पढ़िए, आप अनावश्यक बिल्कुल ना पढ़िए। और सिलेबस में जैसे रिट में तो ये था कि प्रत्येक इकाई 5-5 नंबर की थी, तो सारी इकाइयों को महत्व बराबर आपने वेटेज दिया। लेकिन बहुत सारे सब वैकेंसी ऐसी होती है जिसमें कुछ पार्ट का नंबर ज़्यादा होते हैं, जैसे कि राजस्थान जी के कभी 80 नंबर का आ रहा, कर्ण जी के 20 नंबर का आ रहा, और उसके मनोविज्ञान 40 नंबर की आ रही, इंडिया वर्ल्ड 60 नंबर का आ रहा। तो आप वहाँ पर नंबर देखकर भी आपको टाइम टेबल निर्धारण करना होगा कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। और सिलेबस से हटकर आप कुछ ना पढ़िए, जो सिलेबस है उसके अनुसार आप कोई भी एक ऑथेंटिक गाइड NCERT की बुक है और अपना जय भारत ऑनलाइन क्लासेस का ऐप ले लीजिए, वो पर्याप्त है। आप जो भी नोट्स लें वो एक नोट्स है उसको ही पढ़िए, आप बार बार नोट्स बदले नहीं कि आप 3 या 4 दिन पढ़ें और कि यार ये नोट्स ठीक नहीं है, आज उस कोचिंग के ले लेते हैं, आज उस कोचिंग के ले लेते, बार बार आप लोग कोचिंग नोट्स बदलते रहते हो, वो भी एक असफलता का मुख्य कारण होता है। आप एक भी विषय पाठ्य सामग्री को पूरी नहीं पढ़ते, उससे पहले आप पाठ्य सामग्री बदल देते हो। मेरी यही राय है कि आप जो भी पाठ्य सामग्री आपके पास है उसे आप संपूर्ण रूप से पढ़िए, उसके बाद ही आप अन्य पाठ्यक्रम की तरफ बढ़े, बार बार बदलें नहीं। और 1 साल की मेहनत आप जम कर करें तो सफलता ऑटोमेटिक आपके कदमों पे होगी। साल भर तो आपको सब कुछ छोड़कर ही मेहनत करनी होगी। अभरत सर, मेरा ये कहना आपसे कि आप इनको सबको जो संस्थान की तरफ से इनको पुरस्कार राशि है, सभी की तरफ इनके जो ट्रॉफियाँ वगैरह वो इनको। ऋतुराज जी सर आप आओ।
गोविंद सोनी और बाकी जो है स्टूडेंट्स उनको मॉन्यूमेंट्स आ जाए वो। गोविंद जी आप यहाँ आ जाइए। थोड़ा सा इसको ऊपर आगे की तरफ कर देते। जो हमारे संस्थान के जो टॉपर हैं, राजस्थान टॉपर गोविंद सोनी, उनको मॉन्यूमेंट दिया जा रहा है ताकि ये आप लोगों के लिए एक मोटिव, एक प्रेरक का कार्य ये चीज़ करेगी। क्योंकि देखो, हाँ बिल्कुल ये जो 21 का है ये 51 में कन्वर्ट करे गोविंद जी। और कोई भी टॉप करेगा 51 का देंगे। इनका जो सफलता का जो है लगातार दायरा बढ़ता रहे। बिल्कुल। अच्छा, आपके हाथ से दिखा नहीं जा रहा। देखो 21,000 का जो चेक है ना, आपके भी मन में आ रहा होगा कि मैं भी किसी संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ और मैं टॉपर बनूँ। हो सकता है आप में से ही कोई विद्यार्थी जो है आगे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में इस 21 को 51 में और 1 लाख में कन्वर्ट करने वाला होगा डेफिनेटली। छोटी सी डिब्बी में पता नहीं ये क्या रखते हैं आपका टारगेट तो 21 से बड़ा होना चाहिए आगे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड। हाँ, ये छोटी सी डिब्बी तो तूफान है, क्योंकि ये अपनी कल्चर है, अपनी परंपरा है। बिल्कुल, इसे हमेशा अपने को जिंदा रखना है। सर हमारा तो क्या है कि जैसे सेकंड ग्रेड का तो हमारा लक्ष्य है मेन कि अगर कोई भी विद्यार्थी जय भारत ऑनलाइन क्लासेस से परिवार से जुड़ा हो और वो सेकंड ग्रेड में टॉप करता है तो हम उनको 51 ना करके पूरा एक राउंड फिगर में एक ही करेंगे। बस वो हमारी संस्थान का विद्यार्थी होना चाहिए। तभी तो मैंने कहा ना कि ये 21 जो है इट्स मोटिव फॉर यू, और इसको आप 1 लाख में जो है आपको कन्वर्ट करना है। 21 तो थर्ड रैंक वालों का होगा, सेकंड रैंक वालों का 51 होगा। बिल्कुल, बस वो अपना संस्थान का विद्यार्थी होना चाहिए और राजस्थान फर्स्ट सेकंड थर्ड। बिल्कुल पूरे राजस्थान में जो है अपने को स्प्रेड करना है और हम इसमें ज़रूर जो है सफलता प्राप्त करेंगे। और ये जो अन्य भी जो अच्छे नंबर लेके आए इनके सबके लिए भी है। हाँ, इन सभी को मॉन्यूमेंट अभी देंगे अपन, क्योंकि देखो ये जो मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं ये ज़िंदगी भर अपन इसको अपने रूम में डेकोरेट करके रखते हैं और इससे मतलब अच्छी चीज़ अपने लिए कुछ भी नहीं होती। क्योंकि कोई भी मेहमान आए और वो देखे कि हाँ मॉन्यूमेंट्स काफ़ी है, चाहे ये एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, ये आपकी सफलता में 4 चांद लगाते हैं। अच्छी ड्रेस पहनना जो है इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन ये अपने घर की जो शोभा बढ़ाते हैं वो ये मॉन्यूमेंट्स बढ़ाते हैं। सभी जो संस्थान के विद्यार्थी हैं, जो टॉपर्स हैं, जिन्होंने 139, 135, 138, मैंने आपको बताया था कि 130 प्लस जो है 500 स्टूडेंट रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन में मिलाकर। और मेरा जो मैसेज है जो सभी जो रीट सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं इनके लिए, कि वो जो आप साइकोलॉजी में पढ़ते हो ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, कि मतलब क्रिएटिविटी का मीन्स ही यही है कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक चीज़ बना ली और आप ख़त्म। आपका ये जो दायरा है वो बढ़ता रहना चाहिए। अभी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है और नए प्रोजेक्ट आपके सामने है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, और उसके लिए मैं आपको अभी से ही जो है शुभकामना देता हूं। और जो लोग जो लाइव वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए भी यही है कि ऐसा नहीं है कि रीट के अंदर सेलेक्ट हो गई हो, अभी अपने को यहाँ पर रुकना है नहीं। और दूसरा, जिन लोगों को अभी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी सिलेक्शन की दौड़ में है और आगे वो भी जो है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड या जो भी उनका टारगेट है उनको वो अचीव करना है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक बेरोज़गारी नाम का जो डार्क स्पॉट जो है उसे बहुत जल्दी उस धब्बे को अपने को मिटाना है। क्योंकि एक बेरोज़गार आदमी के लिए तो यही टैगलाइन है, रुके न तू थके न तू। क्यों? यही चीज़ है। और जो है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हमने बताया था कि सफलता के सारथी नाम से जो एपिसोड था, और दूसरा अभी आपको जो भरत जी सर बता रहे थे कि आप जो है 1 मंथ में जो है 36,000 अप्रोक्स की जो आपको क्वेश्चन जो है आपके तैयार होंगे। तो जब आप कंटेंट पूरा बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो,
वो रिवाइज और अच्छे से कब होता है, जब उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। आप लोगों की भी लगभग यही स्ट्रेटजी रही होगी कि भाई कंटेंट याद कब होता है, जब अपन टेस्ट देते हैं कि अरे यार ये क्वेश्चन तो मेरे को आ ही नहीं रहा है, जबकि मैंने पूरा टॉपिक कवर किया है। तो अब आपने जब टॉपिक कवर कर लिया और आपको उस टेस्ट सीरीज़ के जो ड्यूरिंग है आपको पता चलता है कि ये 20% मेरा पार्ट नहीं रहा, तो आपने वहाँ पर फोकस किया, वो चीज़ आपकी स्पेसिफाई हो गई, तो वो 20% भी आपका वहाँ पर क्या हो गया, कवर हो गया। मनोज सर आए हैं और चेक लेके आए हैं ये, बिल्कुल हमारे संस्थान के जो छात्र हैं भास्कर जैन, उनको सम्मानित कर रहे हैं। देखो ऐसे ही माल्यार्पण आपका हो और आगे जिस भी स्कूल में आप जाओ वहाँ और आपका माल्यार्पण हो 15 अगस्त 26 जनवरी पे। ये टारगेट जो है हमारा तो है ही है और आप भी इसको अपना पूरा करना है आपको। आइएगा। भाई नेम आप बोलोगे ना? तिल लगाओ। आप सभी के मन में जिज्ञासा हो रही होगी सर, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं कि यार अपन भी चलेंगे कभी ना कभी, ऐसा चेक लेंगे। ये समझ रहे हैं वैसे, तिलक लगाओ। ये तो क्या है सर, आस पास में जो अपने पड़ोस में थे ना, अच्छा अच्छा, भीलवाड़ा के आस पास वाले वही विद्यार्थी आए। आ जाओ सब आ जाओ, एक एक आ जाओ। सबको चेक मिल रहे हैं, देख लीजिएगा आप। और फिर आपकी सैलरी जो है वो तो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आएगी ही। हाँ खुद पहन लेंगे, देखो क्योंकि माला गले में अच्छी लगती है। देखो इनकी मेहनत का परिणाम है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ इन सभी का, मैं कंक्लूड करके बता दूँ कि इफ़ यू वांट टू स्टडी देन यू फॉरगेट द कंफर्ट, कि यदि आपको पढ़ना है तो आपको कंफर्ट को, आराम को भूलना है। इन लोगों ने आराम को साइड में रखा था, ताक में रखा था। इन्होंने बहुत सारे पापड़ बेले हैं, बेल के सुखाए भी हैं और फिर उनको तल के खाए भी हैं इन्होंने, तब जाके इनको ये सफलता मिली है। कई बार तो शायद पोए खा के भी काम चलाना होगा इस ड्यूरिंग, बिकॉज लॉट्स ऑफ क्लासेस आर देयर। देखो ये खुद अपना माल्यार्पण कर रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा। यस 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 यस, नहीं मैं बता रहा हूँ कि वो एक जो जुनून जो होता है, माला से एक फीलिंग अलग आती है ना, फीलिंग जरूरी है लाइफ में। आप भी हैं सर, आइए। तो तेरा दे रहा हूँ। देखो 21 को 1 में कन्वर्ट करना है और वो राजस्थान के किसी भी कोने से हो सकते हैं। एक बार सभी माला बिल्कुल, पहन लो हाँ। और ग्रुप फोटो और मोमेंट आप हाथ में ले लो। आ जाइए आ जाइए। नीचे बैठ जाए सर, इसको हटा दें, इसको आप थोड़ा लोग सा और खड़े आगे हो ले लो, जाओ। इसको थोड़ा सा आगे ले लो। आ जाएगा, खड़े खड़े आ जाएगा। मैं भी नहीं, खड़े 3-4 गर्ल्स कैंडिडेट या तो नीचे बैठ जाएं, उसके मैं भी ज़्यादा। आ जाओ, आप आगे आ जाओ। कि हम तो सर पे ही तांडव करेंगे, बैठेंगे नहीं। इधर से ले। अब ये सब गुरुजी बन गए। गोविंद को थोड़ा थोड़े आगे पास गोविंद में, आ नहीं रहा है। थोड़ा इधर सर आप थोड़ा सा कमले जी पीछे आ जाओ ना, आप इधर आ जाते।
सब आ रही अच्छा आ रही मैं गोरो आ रही है एकदम मैं सब सुंदर हूँ ऐसे जितना पढ़ते गोरा भूले जाओ लाइव बन गया